गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारी क्लोथिंग टेक्सटाइल की यूनिट चल रही थी, उसमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, सेल्यूलोजिक रेशा, प्रोटीन फाइबर सब कंप्लीट करा दिए थे। पूरा एमसीक्यू भी कराए थे और आपको चैप्टर भी क्लियर करा दिए हैं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड है कि मैम होम मैनेजमेंट पढ़ाइए, तो आज हम अपनी यूनिट होम मैनेजमेंट वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसको जहाँ पे हम छोड़े हैं, जैसे आप पढ़ लिए हो उल सिल्क पढ़ लिए हो, आगे वाला चैप्टर रेयान का है, तो हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेयान से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हो? लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि हम होम मैनेजमेंट भी थोड़ा पढ़ा दें, तो इसको हम आज पूरी तरह से पहले सिलेबस को समझते हैं कि एलटी में, टीजीटी, पीजीटी में हमको पढ़ना क्या है। तीनों को हम एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि एक एक को तो हम लेके चलते नहीं हैं, तीनों के सिलेबस लगभग सिमिलर होते हैं, तो हमको एक साथ तीनों को अच्छे से कैसे कंप्लीट करना है, तो बिना सिलेबस को हम समझे आगे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। समझ रहे हो? क्या पढ़ना है एलटी में, क्या पढ़ना है टीजीटी में और क्या पढ़ना है पीजीटी में। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस में एलटी के सिलेबस में क्या है। समझ रहे हो ना? देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये एलटी का सिलेबस दिख रहा है। एलटी का सिलेबस दिखाई दे रहा है। पहले ही एलटी के सिलेबस में आपका क्या है, गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, यानी हमको पूरी तरह से होम मैनेजमेंट को पढ़ना है। होम प्लस मैनेजमेंट, होम प्लस मैनेजमेंट को देखना है कि होम क्या है, घर क्या है, और उसकी पूरी तरह से हम सिस्टमेटिक व्यवस्था, कैसे हम उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह से आगे देखेंगे। तो एक तरफ समझ लो कि हमारा जो गृह प्रबंध है पूरी तरह से एक गृहिणी पर टिका हुआ है। एक गृहिणी अपने घर का कैसे मैनेजमेंट करती है, उसी को हमको देखना है। आप देखो कि हमारा एलटी का हो या टीजीटी का हो या पीजीटी का, बातें वही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज़ें हैं, कुछ और चैप्टर ऐड हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कम है। लेकिन जो यहाँ पे चैप्टर ऐड है उससे भी क्वेश्चन हमारा टीजीटी पीजीटी में जाता है। वहाँ से भी आप देखोगे कि वहाँ से क्वेश्चन तुरंत हमको मिलेगा। तो इसलिए हम तीनों सिलेबस को आराम से समझते हैं। और एक काम आप करिएगा कि आज फिर से इस पूरे सिलेबस को एक जगह लिख लीजिएगा, और जब भी हम पढ़ाएंगे तो उसको एक एक शब्द को देखते हुए चलिएगा कि क्या हमारा टीजीटी में है, क्या पीजीटी में है और क्या एलटी में है। तो आप देखोगे कि जो टीजीटी का सिलेबस है ये बहुत छोटा है, पीजीटी का भी सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बनता है हमारे एलटी के सिलेबस से। इसीलिए हम तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। समझ रहे हो ना? तो अपने दिमाग से हटा दीजिए कि एलटी का हमें अलग से पढ़ना है, टीजीटी का अलग से पढ़ना है और पीजीटी का अलग से पढ़ना है। समझ पा रहे हो? अब देखो, पहला ही कह रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, गृह प्रबंध पढ़ना है। यह गृह प्रबंध हमें एलटी में भी पढ़ना है, टीजीटी में भी पढ़ना है, पीजीटी में भी पढ़ना है। समझ पा रहे हो? और क्या पढ़ना है, उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा एक पूरा चैप्टर है आपका उपभोग का, उपभोक्ता का, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम का। वो पूरे चैप्टर को हमको क्लियर करना है। उपभोग कौन करता है? एक गृहिणी। पूरे हमारे होम मैनेजमेंट में किसी भी चीज़ों का जो उपभोग कर रही है, करा रही है, एक पूरी तरह से गृहिणी करा रही है। तो सारी चीज़ों का ही हमारा जो गृह प्रबंध है गृहिणी के इर्द गिर्द घूमता हुआ है, और सारा जो हमारा जितना पॉइंट देखोगे उसी से रिलेट करता है। बहुत ही आसान हमारा सिलेबस है। आप कोई भी ऐसा नहीं होगा जो घर में ना रहता हो और घर के कामों को ना करता हो, लेकिन उस काम को हम कैसे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, यही तो प्रबंध है, यही तो प्रबंध है। समझ रहे हो ना? देखो, हम पहले यूनिट में क्या पढ़ेंगे, घर को पढ़ेंगे और परिवार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एलटी में कि होम क्या है, घर क्या है और परिवार क्या है। गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है, जो आप एलटी में भी पढ़ोगे, टीजीटी में भी पढ़ोगे और पीजीटी में भी पढ़ोगे।
कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, कितने लोगों ने इसको परिभाषित किया है। परिभाषा से भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना। घर चुनने के आधार, ठीक ना, घर चुनने का आधार क्या होता है, घर को हम कैसे चुनते हैं, कहाँ पे हम कैसे हाउस प्लान करते हैं, कैसे भूमि का चयन करते हैं, कैसे वहाँ के इन्वायरमेंट का चयन करते हैं। तो यह क्या है, हमें घर चुनने का क्या बेस लेना चाहिए, क्या आधार लेना चाहिए। परिवार क्या होता है, उसकी परिभाषा कितने लोगों ने दी है। परिवार को अपने अपने तरह से कई लोगों ने परिभाषित किया है। हमको परिभाषा से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। परिवार कितने प्रकार का होता है, आप जान ही रहे हो कि मेन रूप से जो परिवार होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है। उसी के आधार पर हमारे परिवार का वर्गीकरण किया गया है, कई आधार पर किया गया है, लेकिन मेन हमारा जो भाग है यही है, ज्वाइंट और न्यूक्लियर। यहीं से शुरुआत होती है परिवार के प्रकार की। उसके क्या गुण हैं और क्या दोष भी हैं। कुछ परिवार में गुण भी, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो कुछ हमें अच्छा भी चीज़ें मिलता है और कुछ हमें चीज़ें बुरी भी मिलती हैं। समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ें कुछ पक्ष से हमें देखें तो कुछ दिक्कत भी होती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। हर परिवार का दोनों पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। समझ रहे हो ना, इसको हमको देखना है कि उसका गुण क्या होता है, उसका दोष क्या होता है, ठीक ना। मेन रूप से जो हमारा यूनिट फर्स्ट है पूरी तरह से परिवार पर टिका हुआ है, ठीक ना। और परिवार का हमारा शुरुआत कहाँ से है, विवाह से, तो हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए विवाह और परिवार से क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो ना, आखिर में शुरुआत कहाँ से होती है परिवार की, एक विवाह से ही ना। जब नव दंपति आते हैं, एक अपना शुरुआत करते हैं गृहस्थ जीवन की, वहीं से परिवार की शुरुआत होती है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। परिवार में, परिवार का समाज में क्या योगदान है, क्या भूमिका निभा रहा है एक परिवार, हमारे समाज में एक परिवार की क्या भूमिका है, और आदर्श जो भारतीय घर है उसका क्या तात्पर्य होता है। एक आइडल जो इंडियन फैमिली है उसको हम कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। ये पूरी तरह से हमारा जो एक यूनिट है पूरी तरह से परिवार पर टिका हुआ है। क्लियर है। दूसरी जो हमारी बात आ रही है, क्या कह रहा है कि गृहिणी एक उपभोक्ता है। जैसा कि हम बताए हैं, देखो फिगर में भी दे रहे हैं, दिखा दिए हैं आपको कि गृहिणी क्या है, हर चीज़ों का उपभोग कर रही है। समझ रहे हो ना, देखो हर चीज़ को लेकर बैलेंस कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को, हस्बैंड को, अपने घर को, हर कामों को करते हुए मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सबका यही ध्यान रखती है। पढ़ना हमको वही है। देखो कभी किसी चीज़ को बहुत टफ नहीं बनाना चाहिए। उस चीज़ों को अगर इजी वे में देखोगे तो आप होम मैनेजमेंट वही है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो, जो रोज़ आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक सिस्टम से अपने घर को की व्यवस्था को देख रहे हो, वही हमारा होम मैनेजमेंट है। यह मैनेजमेंट इतना व्यापक है, इतना सार्वभौमिक है कि हमारा घर में ही नहीं हर जगह हमें दिखाई देता है, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह एक ऑफिस हो, चाहे वह एक कॉलेज हो या होटल हो या हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट दिखाई देता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैनेजमेंट से अनभिज्ञ हो और घर से अनभिज्ञ हो। लेकिन चीज़ें इसलिए कठिन लगती हैं कि उस चीज़ों को आप बोझ समझते हो कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। अरे पढ़ो नहीं, जानो, जानो उस चीज़ को कि है क्या। देखो कितना आसान हो जाएगा। गृहिणी को क्या कहा जा रहा है दूसरे शब्द में कि गृहिणी क्या है, एक उपभोक्ता है। और यह उपभोक्ता की परिभाषा क्या है, इसको भी आप लोग देखोगे तो कई लोग देंगे, कई लोग अपने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। समझ रहे हैं ना, कई लोग अपने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। उपभोक्ता की क्या समस्याएं होती हैं, क्या अधिकार होता है, क्या अधिकार है। समझ रहे हो ना, आप देख ही रहे हो कि उपभोक्ता के सामने जो हम लोग वस्तुओं को उपभोग करते हैं, हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं, जैसे मिलावटी समस्या है। समझ रहे हो ना, हम कैसे जागो ग्राहक जागो का इसीलिए स्लोगन बना कि आप जाग जाओ कि आप यूज़ क्या कर रहे हो, कैसे आप कंप्लेन करोगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या आपके लिए नियम बना है, ये सब हमको पढ़ना है। कहाँ पे, उपभोक्ता की समस्या और अधिकार अधिनियम में। समझ रहे हो, तो हमारा मेन रूप से देखो 2 चीज़ अभी हम पढ़े हैं, एक तो परिवार,
थोड़ा सा विवाह पढ़ लेंगे, फिर परिवार पढ़ लेंगे। अब एक गृहिणी अपने घर के सामानों का कैसे उपभोग कर रही है उसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी 3 चीजें देखने को मिली है। कहीं से कोई दिक्कत आ रही है? एकदम आसान, अपने दिमाग में आसानी से एकदम कॉन्सेप्ट बना लो, बिल्कुल इजी वे में कर लो कि हमको यही पढ़ना है, यही जाना है, दूसरे दिशा में हमको भटकना नहीं है। यही तो मार्गदर्शन देता है आपको सिलेबस। अगर इसको नहीं समझोगे तो जाओगे किधर, ये समझ में ही नहीं आएगा। आई बात समझ में? आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, संबंधित उससे कानून हैं, कितने हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं, जो कोई मिलावट करेगा वो कहाँ से उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, यही सब तो पढ़ना है इसमें। समझ रहे हो ना? एक ही चैप्टर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अभी एलटी में ही पढ़ रहे हो, एलटी के सिलेबस को देख रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो एलटी में, और ये समझ लीजिएगा कि जितना भी बताए हैं सारे, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं टीजीटीबी में भी मिलेंगे और पीजीटी में भी मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड में समय ऊर्जा का प्रबंध, समय और ऊर्जा का बचत का सिद्धांत, यानी हमको क्या पढ़ना है, टाइम का हम कैसे मैनेजमेंट करें। हमारे पास कितने घंटे होते हैं? सबके पास वही घंटे मिलते हैं, 24 घंटा। कोई एक उसी में अपना काम दिन भर में भी खत्म नहीं कर पाता है, कोई 2 घंटे में ही खत्म कर लेता है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। समझ रहे हो ना? अगर हम कह दें कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, आप कहते हो ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता है मैम कि हम पढ़ पाएं। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। यही हमारा सिखाता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे निकालें, कैसे उसका यूज करें। क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो जाता है तो फिर मिलता नहीं है। बाकी तो मनी गया तो फिर आ गया, ऊर्जा भी गया तो आप खा पी के ला लिए, लेकिन जो ये मैनेजमेंट हमको सिखाता क्या है कि अगर ये गया तो फिर मेरे पास वापस नहीं आता है। तो एक गृहिणी के पास टाइम 24 घंटे का है, तो उसको कैसे कैसे यूज करेगी, यही तो गृह प्रबंध है। समझ रहे हो ना? ऊर्जा का, एनर्जी का अपने मैनेजमेंट कैसे करेगी और किन किन सिद्धांतों पर चलेगी, तो उसका मनी और टाइम जो है मैनेज होगा। क्लियर है? बातें क्लियर हो रही है ना कि हमको क्या पढ़ना है। और ये जो जितना चैप्टर देख रहे हो, ये टीजीटी का भी है और पीजीटी का भी है। समझ रहे हो ना? एक और देख लो, इस समय का महत्व को ही बताएंगे। बचत, बचत के स्रोत और कार्य सरलीकरण, जो सरलीकरण है, वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है, ये समझ लो कि समय का महत्व तो हम इसी में आपको समझा देंगे। बचत के स्रोत, बचत के लिए हमें आय और व्यय दोनों पढ़ना पड़ेगा। आय, व्यय, बचत, तो इस तीनों को हम देखेंगे। और तीनों से ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप समझते हो कि हमारा टीजीटी का भी है और पीजीटी का भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि हम चीज़ पढ़ना है हमको एक ही, बस ये क्या है कि थोड़ा सा ब्रॉड है और थोड़ा सा कम है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत डीप में बनता है। तो जब तक ब्रॉड चीज़ों को नहीं स्टडी करोगे तब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, इसमें जो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे हमारे चैप्टर हैं, लेकिन कोई कोई चैप्टर ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल में आप देखोगे तो उस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? और ये तीनों में है, ये तीनों में है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कैसे कार्य को सरल बनाएगी एक गृहिणी जो है, अपने कार्य को कितने तरीके से सरल बनाएगी, उसके लिए किस किस टेक्निक का प्रयोग करेगी। समझ रहे हो कि कौन कौन सा कार्य सरलीकरण का टेक्निक अपनाएगी, तो उसके पास क्या बचेगा, समय और श्रम, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। समझ रहे हो? कार्य का चार्ट, आपका प्रोसेस चार्ट है, देखिए संक्रिया चार्ट है, जितने भी पाथवे चार्ट है उसका कैसे वो प्रयोग करती है, उस चार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कार्य का बंटवारा, कार्य का वो बंटवारा कैसे करेगी अपने अकेले। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गृहिणी पूरे कार्यभार को संभाल नहीं पाती है, तो वह क्या करती है, पूरे घर के सदस्यों को जो जैसा जो
ये समझ लो कि जिसके लायक जो काम होता है वह कार्यों को उसके हिसाब से डिवाइड कर देती है, ताकि उसका हर कार्य टाइम टू टाइम सही ढंग से हो जाए। तो हमको इसको भी पढ़ना है। क्लियर है इतनी चीजें कि हमको क्या पढ़ना है? क्लियर है ना? देखो, पढ़ने के लिए हमको चीजों को, सिलेबस को समझना जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बिना सिलेबस को हम बताए कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते नहीं हैं। समझ रहे हो? और एक बात आपके दिमाग में जो भ्रम पैदा कर लिए हो कि हम एक साथ कई तैयारी कैसे नहीं हो सकता हमसे, उस चीज़ों को हम हटाना चाहते हैं आपके दिमाग से। इसीलिए तीनों के सिलेबस को हम एक साथ दिखाते हैं। समझ रहे हो ना? देखो, यूनिट 3 में क्या है? वही बताए ना कि मनी मैनेजमेंट में ही है। टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, तीनों को हमको पढ़ना है। फिर अब क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का भी एक है कि उपभोक्ता शिक्षा क्या है। सबको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज कैसे यूज करनी चाहिए, किस पर कौन सा, सब मार्क पढ़ते हो ना कि कौन सा SI मार्क किस पर है, किस पर एग मार्क लगा होता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अभी बताए हैं कि बचत को पढ़ने के लिए हमें आय और आय के विभिन्न स्रोतों को भी पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो ना? बजट यानी हम किसको पढ़ेंगे? पूरी तरह से बजट को पढ़ेंगे। बजट को पढ़ेंगे और रियल जो हमारी इनकम होती है उसको पढ़ेंगे कि रियल इनकम क्या होती है, आय को कितने भागों में बांटा गया है। समझ रहे हो? ये बताओ कि जितना भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कोई भी ऐसा एक शब्द मिला है जिससे TGT और PGT में क्वेश्चन ना आए? आता है ना? इसी चीज को हम क्लियर करा रहे हैं आपको कि ओनली TGT से ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो तो बहुत छोटा सा आपका सिलेबस है। अगर हम प्रयास करें तो आपको 2-3 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। समझ पा रहे हो ना? लेकिन मेरा पर्पज ये नहीं है कि ओनली आपको सिलेबस कंप्लीट कराएं। समझ रहे हो ना? उसके अलावा भी जितनी चीजें हैं हम ऐसे बता दें कि आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर ना होने पाए। देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये सब आय में ही है, आय के प्रकार में ही है कि आय कितने प्रकार, आय होती क्या है, आय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष होती है आपके डायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम होती है, रियल इनकम होती है। समझ रहे हो ना? तो हमको सब किस में पढ़ लेना है? आय में ही सब क्लियर हो जाएगा। अनुपूरक पारिवारिक आय, सप्लीमेंट्री आय भी कुछ होती है ना। हम अगर काम करते हैं, हमारी सैलरी है, इसके अलावा भी मान लो हम सर्विस कर रहे हैं, मेरे पास सैलरी आती है, इसके अलावा भी हम जो करते हैं वही हमारी सप्लीमेंट्री इनकम है। इसके अलावा, समझ रहे हो ना? और घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि, रखने के विभिन्न तरीके। अगर गृहिणी के पास पैसा है तो वह किन किन साधनों का प्रयोग करेगी, किन किन विधियों को अपनाएगी कि उसका पैसा सेफ भी रहे और उस पर उसका इंटरेस्ट भी बढ़े। अलमारी में पैसा रख देगी तो उससे कोई उसका फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये भी हमको बताना है कि पैसे को कहाँ हम इन्वेस्ट करें ताकि हमें अच्छी इनकम मिल सके। क्लियर है ना? एनी डाउट? आराम से समझ लो चीज़ों को, और इसको एक एक चीज़ों को देखो, हम इसको नोट कर लेना, इसको लिख लेना एक जगह, और तब इसको जो हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे उस वहीं से आप उस नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। देखो, यूनिट 4 में भी चीज़ें वही है, बजट, बचत और निवेश बताए हैं ना कि उसी में सब अब हम पढ़ा देंगे। आय, व्यय, बजट, बचत में सब आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट, ये बचत और विनियोग का साधन जितना है कि हम निवेश कहाँ करना चाहिए मुझे। समझ रहे हो ना? आय और बचत है, महत्व है, विभिन्न तरीके, क्या क्या पढ़ना, तरीका क्या क्या है। आपका बैंक से क्वेश्चन आता है, डाकखाना से क्वेश्चन आता है, LIC से आता है, PPF से आता है, म्यूचुअल फंड है, GST है, समझ रहे ना, ग्रेच्युटी है, रॉयल्टी है, सबसे क्वेश्चन आता है। ये सबको हमको पढ़ना है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कहाँ करना चाहिए। घर में रखने से कोई फायदा तो नहीं है, तो हम देखेंगे कि घर के बजाय हम पैसे को कहाँ रखें कि वह दुगना हो जाए। समझ रहे हो ना? तो ये इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। अपनी पूंजी को हम कहाँ पे निवेश करेंगे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये जो होम मैनेजमेंट की यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। ये कह लो आपकी इतना अच्छा है कि आप एक को ये नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये लगेगा कि हम डेली जो काम कर रहे हैं वही हमको पढ़ना है। समझ रहे हो ना? अगर इतना अपने दिमाग में ला लोगे तो ये यूनिट आपको कभी कठिन नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 में देखो कि क्या पढ़ना है। घर की आंतरिक सज्जा, और घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाता है। समझ रहे हो ना? घर को हम 2 प्रकार से सजाते हैं, एक तो बाह्य सज्जा होती है और एक आंतरिक सज्जा होती है। समझ पा रहे हो ना? बाह्य सज्जा क्या है? दीवालों की पेंटिंग है, बाहरी से जितना डेकोरेशन कर लो वो बाह्य सज्जा हो गई। और घर के अंदर की सज्जा जो होती है, जैसे रंगोली बना लेते हो आप, फर्नीचर का अरेंजमेंट करते हो, पर्दे लगाते हो, सब कुछ आपका सीनरी अरेंज करते हो वॉल पे, तो ये सारा क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन है। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे करते हो, देखते हो कि पुष्प विन्यास से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके। कला का तत्व, डिजाइन का तत्व, हम संतुलन, बल लय कहाँ प्रयोग करेंगे, ये सब कुछ हमको देखना है। समझ रहे हो ना? तो आई बात समझ में? तो इसमें हमारी 5th यूनिट में हमको ये सब पढ़ना है। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका, देखो हमने अभी तक आपको पढ़ाया एलटी का सिलेबस। अभी तक आपको कितना समझा दिए कि सब ये एलटी में आता है। अब देखो टीजीटी में क्या आता है, जितना वहां बताए हैं और इसके सिलेबस को देखिएगा, कंपेयर करिएगा आप लोग। देखिए, गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा क्या वहां था? है ना? वहां भी था कि गृह प्रबंध किसे कहते हैं, उसको कितने लोगों ने परिभाषित किया है, और ये जो परिभाषा है गृह प्रबंध की, याद करना है आपको। हमेशा परिभाषा पूछता है, कोई ऐसा आता होगा यार जिसमें ना हो, लेकिन हमेशा आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, आपका एलटी में भी था और यहाँ भी है। क्लियर है ना? पारिवारिक संसाधन, ठीक, वहाँ पे नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी था, क्योंकि अगर हम एनर्जी का मैनेजमेंट करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, तो बिना इन साधनों का हम उसको कर नहीं सकते। तो है वहाँ पर भी, लेकिन बस क्लियर नहीं किया गया है कि हमको साधन वहाँ पढ़ना है। इसीलिए आप लोग समझते हो कि वहाँ नहीं है, बस यहाँ है। क्वेश्चन बन जाता है, क्यों बनता है कि क्यों कहीं ना कहीं उसी में इंक्लूड है, कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वहीं पे इंक्लूड है। समझ रहे हो ना? तो पारिवारिक संसाधन जो है, हमें कौन कौन से संसाधनों से अपने घर को चलाना होता है। एक तो हमारा मानवीय संसाधन होता है और एक हमारा भौतिक संसाधन होता है ना, अमानवीय और मानवीय। ठीक, इन दोनों ही साधनों से हम क्या करते हैं, अपने घर के कामों को सुव्यवस्थित करके पूरी तरह से अपना मैनेजमेंट को संभालते हैं। ठीक, पारिवारिक बजट, वहाँ भी बजट था, यहाँ भी बजट है। समय वहाँ भी था, यहाँ भी है। ऊर्जा वहाँ भी था, यहाँ भी है। धन वहाँ भी था और यहाँ भी है। क्लियर हो रहा है ना? एक एक चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ताकि अपने दिमाग से चीज़ हटाइए कि हम तीनों की तैयारी एक साथ नहीं कर पाएंगे। आप तीनों की तैयारी एक टाइम में एक साथ कर सकते हो। ठीक ना? निर्णय लेना, डिसीजन लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान। ठीक ना? यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान। लक्ष्य निर्धारित करने के जो तत्व होते हैं, लक्ष्य, मूल्य, स्तर, वो वहाँ पे कहीं आपको दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? तो और डिसीजन लेना, गृहिणी तो कदम कदम पे डिसीजन लेती है, तो ये तो वहीं वहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। पारिवारिक आवश्यकता, परिवार की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी हमारी आवश्यकताएं प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक ना? वहाँ भी वर्क सिंप्लीफिकेशन था, यहाँ भी वर्क सिंप्लीफिकेशन है कि हम कार्यों को कितने अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने कार्यों को कितने अच्छे से सरल बना सकते हैं। ठीक ना?
तो ये वहाँ भी था और यहाँ भी है। बचत वहाँ भी था, यहाँ भी है। आंतरिक और बाह्य सज्जा वहाँ भी था, यहाँ भी है। गृह पारिवारिक यंत्र भी वहाँ टूल्स के तरह से नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ भी आपका यंत्र पूछा है कि हम किन किन कौशलों के माध्यम से अपने घर के मैनेजमेंट को देख सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सा पावर होना चाहिए, ठीक ना, कितना स्किल पावर हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, किन किन साधनों का प्रयोग करके हम अपने घर को सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। यही हमारा टीजीटी का सिलेबस है। अब बताइए आप कि क्या परिवार से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्या विवाह से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। तो क्यों आप सोचते हो कि मुझे वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। हमें वो नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। हमें दोनों तीनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक हम क्या करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे जो वहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना। लेकिन क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और एलटी में भी इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। निर्णय लेना हो या आपका लक्ष्य मूल्य स्तर हो, तो हम छोड़ तो नहीं सकते ना। एक दूसरे में एक का क्वेश्चन दूसरे में आना है, दूसरे का क्वेश्चन तीसरे में आना है। तो क्यों ना हम ऐसा पढ़ लें कि कोई भी एग्जाम को क्लियर कर लें। समझ रहे हो ना। क्लियर है यहाँ तक। ये टीजीटी का सिलेबस है, देख लो, देख रहे हो ना। इतना ही हमको पढ़ना है और बहुत आसान है। अगर इसको हम आराम से अगर पढ़ा दें तो 2 महीने में आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहीं से हमको हर चीज़ नहीं मिल सकती है, हमको पढ़ना पड़ेगा एलटी को। नेक्स्ट आपका देखिए पीजीटी को भी हम देख लेते हैं और हमको सोच के बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक ना। देखो यहाँ वहाँ भी गृह प्रबंधन था, टीजीटी में भी था और यहाँ भी देखने को मिला। वहाँ भी पारिवारिक यंत्र था, यहाँ भी है। व्यवहारिक भौतिक साधन वही है, मानवीय साधन अमानवीय साधन। उपभोक्ता बाजार है, उपभोक्ता में बाजार को भी हम पढ़ते हैं, थोक विक्रेता, फुटकर बाजार, ये सब पढ़ते हैं ना। तो बाजार उपभोक्ता में वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। आंतरिक डिजाइन यानी इंटीरियर डेकोरेशन, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। संस्थागत प्रशासन और प्रबंधन, ये आपका अलग से यहाँ पे दे दिया है कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं जो आपके प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक ना। आई बात समझ में। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमको मिल रहा है। और इसके अलावा पारिवारिक घर एवं घर की सजावट, पारिवारिक घर एवं घर की सजावट, ये सब मिल रहा है। हमारा एक जो चैप्टर था वो क्या है, हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। जैसे वहाँ पे मूल्य लक्ष्य स्तर एक्स्ट्रा था, वहाँ यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है। लेकिन पीजीटी में अगर हम देखें तो यहाँ भी विवाह से क्वेश्चन आता है, परिवार से क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो ना। तो ये बताइए कि क्या आप तीनों की तैयारी कहीं एक साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर रहे हो ना। तो अपने दिमाग से क्यों नहीं हटाते हो कि हमको एक ही लेकर चल पाएंगे। ये तीनों को एक साथ लेकर चल सकते हो। बस आप सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना है इस पर। आपको इस पर पूरी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना है। समझ रहे हो ना। देख लो, क्लियर हो गया। पहले देखो हमारा एलटी का था, ठीक ना। एलटी के सिलेबस को देखो, फिर से देखते चलो। देखो एलटी का सिलेबस है जो सबसे थोड़ा सा डिटेल में है। एक बार समझ लो, देख लो। इतना बता दिए हैं, चीज़ें वही हैं जो पीजीटी टीजीटी में भी मिल रही हैं। देख रहे हो ना। फिर ये आपका यूनिट सेकंड है जो वहाँ तीनों में आपका मिलेगा। बस यहाँ परिवार एक्स्ट्रा है और टीजीटी में आपका क्या है, वो मूल्य लक्ष्य स्तर और यहाँ पे प्रशासन। तो ये 3 चैप्टर जो एक्स्ट्रा है हम उसको एक साथ पढ़ लेंगे। क्लियर है ना। चौथे यूनिट में देख लो, 5वें यूनिट में भी देख लो, क्या है, कुछ नहीं रखा है। फिर आपका टीजीटी में देख लो और पीजीटी में भी देख लो।
यही तो आपको पढ़ना है, एक एक अक्षर समझा दिए हैं। क्लियर हो गया? तो हम कल आपको जब पढ़ाएंगे तो गृह प्रबंध की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे कि क्या है गृह प्रबंध, क्या है इसका अर्थ और परिभाषा, गृह प्रबंध की विशेषता क्या है, गृह प्रबंध कौन सी प्रक्रिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग उसी तरह आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ भी हम एक एक चैप्टर को आपको क्लियर करेंगे और उससे क्वेश्चन आंसर कराते जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो आज से आप क्या पढ़ेंगी? होम मैनेजमेंट पढ़ेंगी, ठीक ना? होम मैनेजमेंट पढ़ेंगी और होम मैनेजमेंट को उसी तरह पढ़ेंगी जैसे क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ रही थी। ये आपको हम बता रहे हैं, 100% आपको क्लियर कराएंगे हम हर यूनिट को, और आपके लैंग्वेज में हम क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बार बार एक कमेंट कोई कर रहा है कि मैम एक धागे को जो रेशा होता है इसकी मोटाई को, इसकी पतलेपन को हम कैसे नापते हैं। समझ रहे हो ना? जब भी बात फिलामेंट की आती है, ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, याद करोगे ना, रटोगे तो नहीं याद हो पाएगा कि कहाँ काउंट है, कहाँ डेनियर है, कहाँ माइक्रोन है। समझ रहे हो ना? बस इसको ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जहाँ बात फिलामेंट की आती है वहाँ पे हम डेनियर का प्रयोग करेंगे, डेनियर से मापेंगे उसकी मोटाई को। अगर बात स्टेपल फाइबर की आती है तो उसको हम किस में मापते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्लियर भी कर दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे आसान तरीका है कि इसको नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है कि उसमें है आपका, उसको नोट कर लीजिएगा कि हम काउंट में मापते हैं। अगर स्टेपल की बात करें तो हम काउंट में मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा हर क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए मत घबराइए, मोटेपन पतलेपन ये ध्यान मत रखिएगा। डेनियर और काउंट का प्रयोग करते हैं। काउंट किसका प्रयोग करेंगे? आपका स्टेपल के लिए। डेनियर का प्रयोग करेंगे हम फिलामेंट के लिए। क्लियर है ना? तो चलती है, हम कल मिलते हैं आपको होम मैनेजमेंट की